सुचेता के चेहरे पर आंसू भी थे और मुस्कुराहट भी। ना तो आंसू रुकते थे और ना ही सुचेता की खुशी कम होती दिखती थी। सातवें आसमान पर चलना क्या होता है, यह कोई 45 वर्षीय सुचेता से पूछे। उसके मोबाइल पर बधाई संदेश लगातार आ रहे थे और उसके फ्लैट में पड़ोसियों का आना जाना जारी था। शुभ तो घटा ही था सुचेता के जीवन में। सुचेता की बेटी अमाया ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। सुचेता के जीवन में इससे पहले कुछ अच्छा हुआ हो ऐसा तो याद नहीं उसको, इसीलिए तो जी भर कर खुश भी नहीं हो पा रही थी। उसकी खुशी में एक सहमा बन है, कहीं कोई उससे उसकी खुशी छीन न ले, इसलिए बड़ा नाप तोलकर अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रही है। शाम हो चली थी। दिन भर मीडिया के इंटरव्यू हुए थे और रिश्तेदारों के फ़ोन के जवाब देते देते सुचेता को थकान होना तो लाजमी ही था। पर मोबाइल स्क्रीन पर एकलव्य का फ़ोन आता देखकर सुचेता की सारी थकान जाती रही। बिजली की गति से उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। बधाई हो सुचेता, अब तो तुम एक कुशल माली बन गई हो। अब तो तुम्हारी बगिया में पुष्प भी पल्लवित होने लगे हैं। एकलव्य की संधी और गंभीर आवाज थी वह। आवाज में प्रेम और प्रसन्नता का मिश्रण भी था। एकलव्य की आवाज सुनकर सुचेता ने आंखें बंद कर ली। कुछ बोल न सकी। उसके हाथ थर थरा कर रह जाते थे। बहुत कोशिश करके सिर्फ इतना कह सकी, फूल मेरी बगिया का है। घास फूस भले ही मैंने हटाई हैं, पर एक पौधे को खाद पानी और जिस पोषण की आवश्यकता होती है वह तो उसे तुम ही ने दिया है एकलव्य। यह बहुत धीमी आवाज थी सुचेता की। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले ही एक दूसरे से फोन लाइन के जरिए जुड़े रहे। एकलव्य ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि वह एक आवश्यक कार्य से बेंगलोर जा रहा है, आते ही मिलने आएगा। एकलव्य का फोन कट चुका था। सुचेता ने देखा कि अमाया अब भी कागजों में सिर झुकाए कुछ कर रही है। सुचेता बिस्तर पर लेट गई थी। उसके कानों में पड़ोसियों के स्वर गूंज रहे थे। कोई कह रहा था, इतनी काबिल लड़की का रिश्ता तो खुद लड़के वाले मांगने आएंगे। तो किसी की आवाज आई, अरे अब समाज बदल चुका है, पर लड़की की जाति माने नहीं रखती। आज कभी नहीं बदलता, वह तो बना रहता है निर्दयी और मौका परस्त। यह समाज अपने अनुसार सारे नियम गढ़ता है और अपने तरीके से ही उन्हें परिभाषित करता आया है। यही समाज तो तब भी था जब सुचेता की उम्र 22 साल की थी, विश्वविद्यालय से एमए कर रही थी और आगे चलकर अपने पिता की तरह एक प्रोफेसर बनना चाहती थी। सुचेता का अतीत बहुत कठोर था। वह उसे कभी नहीं याद करती थी, पर आज न चाहते हुए भी वह अतीत की लहरों में गोते लगाने लगी थी। उस लड़के से सुचेता की मुलाकात कॉलेज कैंपस में हुई थी। एकलव्य शुक्ला नाम था उसका। सामान्य सा दिखने वाला एकलव्य फाइनल आर्ट की पढ़ाई कर रहा था। कला में उसकी गहरी रुचि थी। स्टेज की सजावट से लेकर मुख्य द्वार तक सारी सजावट का जिम्मा एकलव्य के कंधों पर ही होता था और एकलव्य को तो जैसे जिम्मेदारियां ओढ़ने का व उन्हें निभाने में आनंद आता था। वह बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाता, इसीलिए सभी प्रोफेसर और लड़कियां उसे बहुत पसंद करते थे। सुचेता को लेखन का शौक तो था और वह किताबें और समाचार पत्रों में आर्टिकल आदि लिखा भी करती थी, पर उसे मूर्ति या चित्रकला में अधिक रुचि नहीं थी। पता नहीं अब इस पत्थर की मूर्ति में क्या अच्छा लगता है लोगों को। ना तो इसका कहीं सिर है और ना ही पैर, बस लोग अपने को अलग और मॉडर्न दिखाने को कुछ भी पसंद करते हैं। कागज पर किसी भी तरह के फैले हुए रंग को पेंटिंग कहने लगते हैं। सुचेता ने कैंपस के बीचों बीच एक मूर्ति को देखते हुए कहा तो पीछे खड़ा हुआ एकलव्य हंस पड़ा था और हंसकर खुद ही मूर्ति कला की विशेषताएं सुचेता को बताने लगा था। सुचेता एकलव्य के हाव भाव को बड़े ही गौर से देख रही थी। कितनी लगन और सच्चाई दिख रही थी एकलव्य की बातों में, जैसे मूर्तिकार के बारे में सब कुछ उसे आज ही बता देना चाहता हो। यह पहली मुलाकात थी उन दोनों की। सुचेता इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकी। एक दिन सुचेता अपनी सहेलियों के साथ टैगोर लाइब्रेरी के बाहर वाले लॉन में घास पर बैठे हुए नाश्ता कर रही थी कि अचानक से वहां पर एकलव्य पहुंच गया और बड़ी ही बेपरवाही से सुचेता के टिफिन से एक निवाला निकालकर खाने लगा। यह देखकर सुचेता बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि वह जाति से लोहार थी जबकि एकलव्य ब्राह्मण था।
पर एकलव्य को उसकी जाति से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वह तो सुचेता से सच्चा प्रेम कर बैठा था और सच्चा प्रेम कभी जाति धर्म नहीं देखता। एकलव्य के इसी अंदाज ने सुचेता को और भी आकर्षित कर दिया था। उनकी इस पसंद को प्रेम में बदलते देर नहीं लगी और अन्य प्रेमियों की तरह एकलव्य और सुचेता को भी अपने प्रेम को विवाह में बदलने की शीघ्रता होने लगी। पर उन्हें पता था कि उनके बीच आर्थिक और जातीय मान्यताओं को मानने वाली रूढ़िवादी समाज का अभेद्य किला है, जिसे गिराना आसान नहीं होगा। और इसी समाज की दुहाई एकलव्य के पिताजी ने उसे दी और दोनों परिवारों के बीच का आर्थिक अंतर भी समझाया। जाति की लुहार सुचेता से शादी करने को मना कर दिया। एकलव्य के पिता का कपड़े का कारोबार था और एकलव्य अभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र न था, इसलिए पिता का विरोध नहीं कर सका। अपने ही प्रेम का डैम तोड़ते हुए देखा था एकलव्य ने। सुचेता के पिताजी रिटायर्ड हो चुके थे और जल्द से जल्द बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुचेता पर शादी करने का दबाव डाला। आज शायद सुचेता की माँ जिंदा होती तो अपने मन का दुख वह उससे कह लेती, पर पिताजी से वह अपने प्रेम के बारे में क्या कहे, इसलिए अनमने मन से ही सही पर उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। आज एकलव्य और सुचेता ने आखिरी मुलाकात की, जिसे सबसे अधिक चाहा जाए। जब वही हासिल ना हो तो जीने से क्या लाभ। निराश थी सुचेता। एकलव्य भी टूटा हुआ था, पर वह जानता था कि उसे कमज़ोर नहीं पड़ना है, नहीं तो सुचेता और भी टूट जाएगी। इसलिए उसने सुचेता को समझाने का प्रयास किया और उस पर भले ही इमोशन हावी थे, पर वह भी जीवन की सच्चाई जानती तो थी ही। सो उन दोनों ने मुस्कुराकर भारी मन से विदा ली। जाते समय एकलव्य ने कहा कि जब भी वह मायके आए तब उससे मुलाकात जरूर करे, पर सुचेता ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अब तुम मेरे हृदय की धड़कन बन चुके हो, जो हर पल हमारे शरीर में रहती है, पर धड़कने से प्रत्यक्ष मिलना नहीं हो पाता। और ऐसे भी मुझे भारतीय नारी के पतिव्रत धर्म का पालन भी तो करना है। सो शादी के बाद तुमसे मिलना ठीक नहीं होगा। यह बात कठोर जरूर थी, पर सुचेता ने जानबूझकर ऐसे नाटकीय अंदाज में कही कि माहौल हल्का फुल्का हो गया। सुचेता ने एकलव्य के सामने ही उसका मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। सुचेता का विवाह हो गया। वह पिता को अकेला छोड़ सुचेता के पति अचल का एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे और अच्छी सैलरी के चलते अच्छा लाइफस्टाइल था उसका। शादी के 2 साल बीत गए थे, पर इन 2 सालों में सुचेता एकलव्य को भूल नहीं पाई थी, पर सुचेता भी धीरे धीरे ससुराल में खुश रहने का प्रयास कर रही थी। अचल भी सुचेता की हर बात का ध्यान रखते। अचल की खुशी अपने चरम पर पहुंच गई थी जब उसे पता चला कि सुचेता गर्भवती है। अचल ने कहा, मैं पढ़ाई लिखाई करके भी सरकारी नौकरी नहीं पा सका, पर अपने होने वाले बच्चे को इस काबिल बनाऊंगा कि वह एक सरकारी नौकरी जरूर कर सके। सुचेता ने एक बेटी को जन्म दिया। अचल और उसके माता पिता ने नन्ही बिटिया का खूब मन से स्वागत किया और परिवार में ढेरों खुशियां छा गई। जीवन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, वह तो चलता है समुद्र की लहरों की तरह, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी शांत होकर तो कभी शोर मचाता हुआ। और एक ऐसा ही भयानक शोर सुचेता के जीवन में तब आया जब अचल की रोड दुर्घटना में मौत हो गई। सुचेता के लिए इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती थी। उसके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ था और नन्ही बेटी की सारी जिम्मेदारी थी। अचल की 13वीं होते ही सुचेता के सास ससुर का रंग ही बदल गया। वे सास ससुर जो अचल के जीवित रहते कितना ध्यान रखते थे सुचेता का, वे उसके जाते ही कठोर और निर्मम व्यवहार करने लगे और अचल की मौत का जिम्मेदार सुचेता व उसकी बेटी को बताने लगे। अब सास ससुर का जुल्म और बढ़ चला था, क्योंकि ताने सिर्फ सुचेता को ही नहीं बल्कि उसकी बेटी को भी दिए जा रहे थे और बेटी पर कोई भी आरोप सहन नहीं हुआ सुचेता को। उसने अपने पापा से बात की और अपना सामान लेकर मायके चली आई। पिताजी रिटायर हो चले थे, सो सुचेता को 3 लोगों का खर्च उठाने के लिए सोचना था, इसलिए उसने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। आर्टिकल कहानियां प्रकाशित भी हुई, पर जितना पेमेंट मिला उतना इस महंगाई के दौर में बहुत कम साबित हुआ। और फिर बेटी के पालन पोषण का बोझ
सो सुचेता एक कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाने लगी। जब वहां से समय मिलता तो घर जा जाकर ट्यूशन भी लेती। बेटी अमाया का स्कूल में दाखिला का समय आ गया था। उसका अच्छे स्कूल में दाखिला और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी बखूबी निभाई जा रही थी सुचेता। अब सुचेता के जीवन में भयानक लहरें तो न थीं, पर उनमें एक खामोशी थी। एक अज्ञात भय हमेशा बना हुआ ही रहता था और इस भय के साथ ही तो अब सुचेता को जीना था। वह भय एक दिन जीवंत रूप में फिर से सुचेता के सामने आ खड़ा होगा, यह उसने नहीं सोचा था। वह कोई और नहीं बल्कि एकलव्य ही था, जो सुचेता की सूनी मांग देखकर चकित रह गया था। बहुत कुछ कहना चाहा पर कह न सका। सुचेता का मन भी एकलव्य को देखकर पूरी तरह भीग गया था। मॉल में कितनी गहमा गहमी थी, पर वे दोनों भीड़ में भी एक दूसरे से मौन संवाद कर रहे थे। और एकलव्य कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल अपने आप से ही किए जा रहा था। वे एक रोड एक्सीडेंट में गला रुध हो गया सुचेता का। एकलव्य ने बेटी को पुचकारा। कुछ समझ न आता देख सुचेता मॉल से बाहर जाने लगी, पर नन्ही अमाया अभी और घूमना चाहती थी। शायद एकलव्य भी यही चाह रहा था कि सुचेता से कुछ और बातें कर सके, पर सुचेता बाहर की ओर निकल गई। मॉल में हुए मुलाकात के ठीक 10 दिनों बाद एकलव्य सुचेता के घर आ पहुंचा। अमाया के लिए कुछ गिफ्ट्स और चॉकलेट लेकर आया था वह, और सुचेता व उसके पिता के सामने ही सीधे तरीके से उसने अपनी शादी की बात रख दी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, पर सुचेता अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे।